ओके। क्लासिकल मैकेनिक्स का आज 5वां और आखिरी लेक्चर है। तो ये जो 5 दिनों का सेशन था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसमें हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। आज का आखिरी लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चंद एक चीज़ें पिछली बता दूं। हमने सबसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स 2 लेक्चर्स में पढ़ी, एक सिंगल पार्टिकल और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएबल को यूज़ करके हमने फाउंडेशन बनाई हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और लग्रांजियन मैकेनिक्स की। तो लग्रांजियन मैकेनिक्स के लिए 2 हमने रूल्स पढ़े, एक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क था और एक डी लंबर्ट्स प्रिंसिपल। फिर डी लंबर्ट्स प्रिंसिपल को यूज़ करके लग्रांज इक्वेशन डिराइव की। और कल फिर मैंने शुरू करवाया था हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल को अब यूज़ करके 2 चीज़ें डिराइव करनी है। एक तो हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करके लग्रांज इक्वेशन डिराइव करेंगे, दूसरा हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करके कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है। तो लग्रांज इक्वेशन हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज से डिराइव की है। एक कैलकुलस ऑफ वेरिएबल यूज़ करके, जो आइलर लग्रांज इक्वेशन थी, फिर उसको रिड्यूस किया लग्रांज इक्वेशन में। और दूसरा मेथड था डी लंबर्ट प्रिंसिपल। तो डी लंबर्ट प्रिंसिपल के ज़रिए 2 तरह की लग्रांज इक्वेशन डिराइव की, एक जो कॉमनली हम पढ़ते हैं लग्रांज इक्वेशन और दूसरी नेल्सन फॉर्म ऑफ द लग्रांज इक्वेशन। और तीसरी आज हम डिराइव करने जा रहे हैं, जो कि हैमिल्टन प्रिंसिपल के थ्रू डिराइव करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ लग्रांज इक्वेशन बाय हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या था? एक मैकेनिकल सिस्टम को शो करने के लिए एक एक्शन फंक्शनल लिया जाता है, जिसको अगर आई से शो किया जाए तो हैमिल्टन प्रिंसिपल के मुताबिक जो वेरिएशन इन आई है एक्शन फंक्शनल में वेरिएशन, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू लग्रांजियन इनटू डी टी फ्रॉम T1 टू T2, इसके इक्वल है तो इसको 0 होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो इस बेसिक प्रिंसिपल से हम शुरू करेंगे और लग्रांज इक्वेशन वेरी सिंपल वे में डिराइव करेंगे। लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे लग्रांजियन देखते हैं क्या होगा। फॉर अ सिस्टम, फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम, जो लग्रांजियन है इसको लिखा जा सकता है as a function of this is a function of generalized coordinates q I and qi dot and t। तो लग्रांजियन जो है फंक्शनल है बेसिकली, जो कि q और q डॉट पे डिपेंड कर रहा है, q और q डॉट फर्दर टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर वेरिएशन लेनी है, इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? पुटिंग इन equation 1 so that delta I would become equal to ये सॉरी I था और यहाँ पर हम वेरिएशन लेंगे। अगर वेरिएशन ले ली जाए बोथ साइड पे, यहाँ पर डेल्टा और इंटेग्रल T1 टू T2 और लग्रांजियन की ये वाली फंक्शनैलिटी पुट कर देते हैं QI डॉट एंड T इंटू DT। अब ये डेल्टा अप्लाई करते हैं लग्रांजियन पे। अप्लाई करने का मतलब ये है कि इस लग्रांजियन को एक्सपैंड किया जाएगा। अगर इस लग्रांजियन को एक्सपैंड करके लिखा जाए तो ये बन जाता है इंटेग्रल फ्रॉम T1 टू T2 समीशन ओवर I एंड पार्शल L बाय पार्शल QI इंटू DQI बाय DT। सिमिलरली प्लस पार्शल L बाय पार्शल ये डी क्यू नहीं सॉरी, यहाँ पर डेल्टा क्यू आएगा, नॉट डी क्यू, क्योंकि हम जो वेरिएशन ले रहे हैं वो डेल्टा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो ये डेल्टा क्यू आई और ये पार्शल L बाय पार्शल क्यू आई डॉट इनटू डेल्टा क्यू आई डॉट। ठीक है। और एक तीसरा भी इसके अंदर फैक्टर आएगा जो कि डेल्टा टी का होगा, लेकिन
डेल्टा टी क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू फिक्स है T1 और T2, दैट्स वाई डेल्टा टी यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो उसको स्किप कर देते हैं। तो ये डेल्टा आई की वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पे देखना ये है कि पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई क्या है और पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट क्या है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं फर्दर इसको एक्सपैंड करके लिख देता हूँ। ये इंटेग्रल T1 टू T2 समीशन आई इंटू पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डेल्टा क्यू आई प्लस ये पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट। अब ये जो डेल्टा क्यू डॉट है, डेल्टा क्यू डॉट को यूँ लिखा जा सकता है डेल्टा ऑफ डी क्यू आई बाई डी टी, या इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई। तो अगर इस तरह से हम इसको लिख दें तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई, और यहाँ पर ये डी टी, ये डेल्टा आई वेरिएशन इन एक्शन फंक्शनल आ गया। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद ये जो बन चुका है, ठीक है, इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी जो अनदर फॉर्म होगी वो कुछ यूँ लिखी जाएगी कि पहले तो यूँ करते हैं कि ये इंटेग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पहले टर्म पे अलग और दूसरे टर्म पे अलग, तो डेल्टा आई वुड बिकम इक्वल टू इंटेग्रल T1 टू T2 समीशन आई एंड पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई एंड डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। सिमिलरली जो दूसरी टर्म बनेगी, दूसरी टर्म मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ कि दूसरी टर्म को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। T1 टू T2 समीशन आई एंड पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट एंड डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। तो जो सेकेंड टर्म है सिर्फ उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, यहाँ पे यू वी फार्मूला अप्लाई होगा, मीन्स प्रोडक्ट रूल। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, तो सिर्फ सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट अगर कर दें T1 टू T2 समीशन आई एंड पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट कुछ यूँ होगी कि पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट ऐसा आएगा, और ये जब इंटीग्रेट होगा तो डेल्टा क्यू आई फ्रॉम T1 टू T2 माइनस इंटेग्रल T1 टू T2, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट एंड यहाँ से अगेन यही आपके पास डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। तो ये इस तरह से पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके ये बन जाता है आपके पास। अब ये टर्म जो है पहली, ये एग्जैक्टली ज़ीरो है, क्योंकि टाइम 1 और टाइम 2 पे देखा जाए तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डेफिनेट कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पे कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन किए हैं वो टाइम 1 और टाइम 2 पे सेम होंगे, ठीक है। तो लिमिट्स पुट करके ये ज़ीरो बन जाता है, तो अल्टीमेट रिजल्ट आ जाता है माइनस इंटेग्रल T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डेल्टा क्यू आई डी टी। तो ये वैल्यू वापस पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, समीशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। तो ये अगर पुट कर दें इक्वेशन 2 में, मैं यहाँ से ही पुट कर रहा हूँ, ये इधर ऐसे अगर पुट कर दें इन इक्वेशन 2 तो डेल्टा आई वुड बिकम इक्वल टू, पहली टर्म तो ऐसा आ जाएगी T1 टू T2 समीशन आई एंड पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई एंड डेल्टा क्यू आई डी टी। अब जो सेकेंड टर्म है इसका रिजल्ट आया माइनस इंटेग्रल T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट एंड डेल्टा क्यू आई डी टी। इसको लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल
T1 to T2 एंड समीशन ओवर आई, सॉरी यहाँ पे भी समीशन है जो हमने मिस किया है, देयर इज अ समीशन आई, यहाँ पर भी ये समीशन आएगा, ठीक है, तो इधर भी ये समीशन है। तो इसको लिखा जा सकता है पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई इंटू माइनस, सिमिलरली यहाँ पर ये डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट, और ये डेल्टा क्यू दोनों से ही कॉमन आ जाएगा, डेल्टा क्यू यहाँ से भी और यहाँ से भी, इवन डी टी भी इसी तरह से कॉमन लिखा जाएगा, तो ये डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी, दैट इज डेल्टा आई। अब अगर इक्वेशन 1 में देखें, इक्वेशन 1 के अंदर जो हैमिल्टन प्रिंसिपल लिखा हुआ है, हैमिल्टन प्रिंसिपल के मुताबिक डेल्टा आई की वैल्यू 0 बनती है। अगर डेल्टा आई को 0 पुट कर दिया जाए यूजिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लेफ्ट साइड 0 बन जाएगी, 0 वर्ड बिकम इक्वल टू इंटेग्रल T1 टू T2 समीशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट एंड इंटू डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। तो ये इस तरह की एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स है, एक ये फैक्टर है और एक ये डेल्टा क्यू आई का फैक्टर है। तो डेल्टा क्यू आई जो है वो बाउंड्री पॉइंट्स पे तो 0 है, बट फॉर दी अदर सम इज नॉट 0। अगर ये लेफ्ट साइड 0 बनानी है हमने फॉर दी हैमिल्टन प्रिंसिपल, तो क्या होगा कि ये इंटीग्रैंड जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रैंड को 0 पुट कर देते हैं। अगर इंटीग्रैंड को 0 पुट कर दिया जाए तो इससे रिजल्ट ये बन जाता है समीशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट दैट इज इक्वल टू 0। तो समीशन यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है? समीशन ये शो कर रहा है कि ये फॉर दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई ऐसे एग्जांपल हो जिसमें सिंगल पार्टिकल है तो यहाँ आई की वैल्यू एक्सपैंड करें तो ये एक सिंगल इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, दिस इज नॉट अ सिंगल इक्वेशन, ठीक है। तो लग्रांज इक्वेशन जो अभी हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करके डिराइव की है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है। तो अगर आप चाहें समीशन रिमूव करके फॉर दी सिंगल पार्टिकल भी लिखा जा सकता है। तो ये वेरी सिंपल मेथड है जो कल हमने मेथड किया था। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, डी लंबर्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके नेल्सन फॉर्म डिराइव की। नेल्सन फॉर्म के अंदर फिर जर्नलाइज जो फोर्स थी, जर्नलाइज फोर्स को पोटेंशियल की फॉर्म में पुट करके लग्रांज इक्वेशन डिराइव की। लेकिन ये वेरी शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल में एक्शन फंक्शनल डिफाइन करके उसमें वेरिएशन देखते हैं। अगर उसमें वेरिएशन 0 रखी जाए तो लग्रांज को एक्सपैंड करके इजीली यहाँ पर ये देखें आपके सामने मैंने ये इक्वेशन डिराइव कर ली है, जो कि वही इक्वेशन है जो कल हमने डिराइव की थी एक डिफरेंट मेथड से। लेकिन वो एब्सर्ड मेथड या वो एक काफ़ी लेंथी मेथड है और ये वेरी शॉर्ट मेथड है टू डिराइव दी लग्रांज इक्वेशन। जी, है एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब ये जो T1 T2 है इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। कल हैमिल्टन प्रिंसिपल के अंदर ये एक डायग्राम बनाई थी। दिस इज अ सेमी कॉलन, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि टी के लिए ओपन कर देते हैं, आपकी बात ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, आएगा डी टी बाई डी टी इंटू डेल्टा टी, राइट। अब डेल्टा टी जो है मैं वही डिस्कस करने लगा था कि अगर हम एक्शन फंक्शनल के लिए डायग्राम देखें तो डिफरेंट पाथ्स वो T1 है और T2 है। अब Q1 से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक देयर आर मैनी पाथ्स पॉसिबल, ठीक है, लेकिन हम सर्च कर रहे हैं मिनिमम पाथ, ठीक है। तो ये है बाउंड्री पॉइंट्स जिनको हम स्टेशनरी वैल्यूज़ का भी नाम देते हैं। स्टेशनरी वैल्यूज़ पे इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो जब बाउंड्री पॉइंट्स पे ये डेल्टा टी की जो टर्म है ये देखेंगे
दैट वुड बिकम 0, जो कि मैंने यहाँ पर भी यूज़ की है। तो इसलिए इसको हमने शामिल नहीं किया यहाँ पे, 0 हो जाता है। और हाँ, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये अली मैं बता दूँ कि यह सेमी कॉलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सेमी कॉलन होगा तो इट मीन्स कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, और अगर सेमी कॉलन नहीं होगा तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो दैट्स वाई इसको इस तरह से कर रहा है डेफिनेटली। तो स्टेशनरी वैल्यूज़ फिर हम उसको नहीं कह सकते, जो एंड पॉइंट्स हैं इनको स्टेशनरी वैल्यूज़ नहीं कहेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कोई दरमियान में पॉइंट हो सकता है, तो जैसे कि ये पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन स्टेशनरी वैल्यूज़ जहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आ रही या जहाँ पे डेरिवेटिव इसका 0 है इस पाथ का, तो उनको स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम दिया जा सकता है। जी, और कोई क्वेश्चन इस बारे में? ओके, तो हैमिल्टन प्रिंसिपल से हमने लाग्रांज इक्वेशन डिराइव कर ली है। अब इसे जो अगला टॉपिक है वो हैमिल्टन इक्वेशंस डिराइव करना है, लेकिन हैमिल्टन इक्वेशन डिराइव करने से पहले मैं हैमिल्टोनियन डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। हैमिल्टोनियन को सिंपली मैं डिफाइन नहीं करता, हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है वो डिराइव करते हैं, डिराइव करके उसके डेफिनेशन आपके सामने खुद ब खुद आएगी, फिर उसके थ्रू हम हैमिल्टन्स इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो हैमिल्टोनियन डिफाइन करने के लिए हमें कंजर्वेशन थ्योरम्स देखना पड़ेंगे, लेकिन मैं सारे कंजर्वेशन थ्योरम्स नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके अंदर हैमिल्टोनियन डिफाइन करके फिर हैमिल्टन इक्वेशंस की तरफ आता हूँ। ये स्क्रीन 1 है, अब बना लें इसका स्नैपशॉट। ओके, तो नेक्स्ट स्क्रीन 2 आ गई। जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं शुरू करूँगा लाग्रांजियन से। लाग्रांज इक्वेशन ही यूज़ करनी है, क्योंकि अभी हैमिल्टन्स इक्वेशंस तो हमने इंट्रोड्यूस करवाई ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कंजर्वेशन लॉज किए थे, अब इसके अंदर सारे ही नहीं मैं कर रहा, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहा हूँ, क्योंकि हैमिल्टोनियन को बेसिकली हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं ना इन क्लासिकल मैकेनिक्स। जी, लेट्स सपोज देयर इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम, उसका लाग्रांजियन जो है अगेन एल होगा, और एल को लिखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्यू आई डॉट एंड टी, ठीक है। अब इसको अगर इसका टाइम डेरिवेटिव लिया जाए, ठीक है, तो टोटल टाइम डेरिवेटिव वो बन जाएगा डी एल बाय डी टी, और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ राइट साइड को, तो यहाँ पर ये आएगा समीशन आई एंड पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई इंटू डी क्यू आई बाय डी टी प्लस पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट बाय डी टी। और इसी तरह से फिर इसके अंदर एक टर्म आ जाएगी, पार्शल एल लिख लें बाय पार्शल टी, और डी टी बाय डी टी वो कैंसिल होके 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स इसके अंदर इस तरह से बन जाती हैं। और लाग्रांज इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव की है, ठीक है, ये तो सेट ऑफ इक्वेशन है, लेकिन अगर सिंगल इक्वेशन यूज़ कर ली जाए लाग्रांज इक्वेशन, तो फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ये जो लाग्रांज इक्वेशन से हम वैल्यू ले रहे हैं पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई की, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाग्रांज इक्वेशन से पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई की वैल्यू लें तो ये बनती है डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इट बिकम्स डी एल बाय डी टी इक्वल्स टू समीशन आई,
तो वो वैल्यू अगर पुट कर दें ये बन जाता है डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट, और ये डी क्यू आई बाय डी टी प्लस पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट एंड डी क्यू आई डॉट बाय डी टी, और प्लस पार्शल एल बाय पार्शल टी। ठीक है, तो अब इसको फर्दर हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि ओके, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जी मैं इसको डी क्यू आई बाय डी टी को यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये क्यू आई डॉट है, तो इसको क्यू आई डॉट लिख देते हैं। अब क्यू आई डॉट क्यों लिखा है, ये अगर आप देखें तो इसको एज ए प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई। ये अगर आप एक्सपैंड करें तो एग्जैक्ट ये दो टर्म्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैंने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, और दैट इज प्लस पार्शल एल बाय पार्शल टी। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है जी। तो इसके बाद है ओके, तो अब सारी इक्वेशन किसी एक साइड पे ले आते हैं। पार्शल एल बाय सॉरी डी एल बाय डी टी, तो दिस बिकम्स 0 इक्वल्स टू समीशन आई एंड डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट एंड क्यू आई, और ये माइनस ये टर्म जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस डी एल बाय डी टी एंड प्लस पार्शल एल बाय पार्शल टी। ठीक है, तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ समीशन आई एंड पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई माइनस एल। तो ये डेरिवेटिव समझ लें कि कॉमन ले लिया है, तो ये दैट इज इक्वल टू 0 जी। तो अब ये जो फंक्शन बन चुका है विद इन द ब्रैकेट, व्हाट इज दैट, दैट इज हैमिल्टोनियन। इसको हम डिफाइन करेंगे एज अ हैमिल्टोनियन। यस, यहाँ पर ये जो आखिरी टर्म है ये प्लस होगी। ठीक है, तो वेयर हैमिल्टोनियन की अब फॉर्म थोड़ी सी फर्दर देखते हैं क्या है। हैमिल्टोनियन जिसको हमने डिफाइन किया है वो क्या है, वो है समेशन आई एंड पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई माइनस एल। तो यूँ भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड लग्रांजियन, लेकिन फॉर्मलिज्म्स में रिलेशन नहीं है। फॉर्मलिज्म में जो रिलेशन है वो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आएगा। ठीक है, ये सिर्फ फंक्शनल रिलेशन है हैमिल्टोनियन का और लग्रांजियन का। ठीक है जी, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी टी चाहिए, डी बाई डी टी ऑफ एच। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी एच बाय डी टी दैट वुड बिकम इक्वल टू जी। अब देखें पहली जो टर्म है, ठीक है, पहली टर्म आपके पास बन जाएगी, अगर हम ये कहें कि जो लग्रांजियन है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पे। अगर लग्रांजियन एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा तो उस सूरत में ये रिजल्ट आ जाएगा 0 पहला। ठीक है, पहली जो टर्म है दैट वुड बिकम 0 जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ये आ जाएगा पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। ठीक है, तो ये इस तरह से टर्म बन जाती है, या इवन ये डी एच बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। ठीक है,
जी, तो अब जो लग्रांजियन है, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो दैट इज एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, डी एच बाय डी टी दैट इज इक्वल टू 0 आर एच इज कॉन्स्टेंट। ये ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट इन टाइम है, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आ रही, तो इसको एक और भी नाम दिया जाता है। ऐसे जो भी डायनामिकल वेरिएबल्स जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे उनको कांस्टेंट ऑफ मोशन भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। अच्छा, अब अगेन मैं क्या करता हूँ कि हैमिल्टोनियन की ये फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि आगे हमने इसको यूज़ करना है। हैमिल्टोनियन बेसिकली इक्वल है समीशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट एंड क्यू आई माइनस एल, तो ये भी कांस्टेंट के ही इक्वल होगा। इसको अब आगे यूज़ करते हैं, लेकिन अब मैं पोटेंशियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। इफ़ V इज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अगर ये है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये होगा फंक्शन ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई। अगर ये क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है तो इसको हम ऐड या इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट पार्शियल V बाय पार्शियल क्यू आई डॉट, तो ये क्या बनेगा, ये 0 होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो क्यू आई पे तो डिपेंड कर रहा है, क्यू आई डॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो जी, अब इसको मैं अगर चाहूँ तो इसके कंपैरिजन में अगर पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट निकाला जाए तो ये क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट, एल कल डिफाइन किया था दैट वाज टी माइनस वी, तो ये होगा पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस इसकी वैल्यू 0 है, ये जो भी हमने फाइंड किया है, पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू आई डॉट दैट इज 0। तो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू आई डॉट। अब टी की वैल्यू पुट की जा सकती है, लेकिन टी को हम एस एच ही रखते हैं, इसकी वैल्यू पुट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर आप कह लें कि दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इस टॉपिक की, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, लग्रांजियन की पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। जी, पुटिंग इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ द लग्रांजियन समीशन आई पार्शियल, जी ये पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट अगर देखें वो यहाँ से पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू आई डॉट के इक्वल आया, तो एक तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, दूसरा लग्रांजियन की वैल्यू, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट की जाए समीशन आई और पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू आई डॉट और साथ है क्यू आई माइनस एल की जगह पुट कर देते हैं टी माइनस वी दैट इज इक्वल टू एच, ये हैमिल्टोनियन के इक्वल है। अब टी की अगर वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए, क्योंकि टी इक्वल है जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हाफ एम आई क्यू आई डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे डेफिनेटली समीशन भी है, तो समीशन ओवर आई, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट तो ये बन जाएगा एम आई एंड क्यू आई ओनली, ठीक है। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ यहाँ पर पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू आई डॉट की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वैल्यू अगर वहाँ पे रिप्लेस कर दी जाए, या सॉरी ये क्यू आई डॉट बनेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक की है मैंने, ये क्यू आई डॉट ये होगा, नॉट क्यू आई, और सिमिलरली
यहाँ पर ये क्यू आई डॉट है, क्यू आई डॉट है यहाँ पर, दिस मस्ट बी क्यू आई डॉट नॉट क्यू आई डॉट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन में ही गलत कर दिया, तो ये क्यू आई डॉट है नॉट क्यू आई, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्यू आई डॉट है एंड हियर जब यहाँ पर ये देखिए वैल्यू पुट की है तो इधर क्यू आई डॉट अपीयर हुआ है, और ये पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू आई डॉट की जगह जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बनता है, देन लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, तो इसको 2 में पुट कर देते हैं। 2 में पुट करके लेफ्ट साइड आ जाएगी समीशन आई और ये बन जाएगा एम आई एंड क्यू आई डॉट, और ये क्यू आई डॉट स्क्वेयर एंड माइनस इस टी को टी रहने दे या इवन आप वैल्यू पुट कर दें, बल्कि टी रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। और h जो है ये कांस्टेंट है, क्यू आई डॉट है हियर, ओके। इससे ऊपर वाली इक्वेशन में भी क्यू आई डॉट आएगा, राइट, ओके। तो ये इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, एम आई क्यू आई डॉट स्क्वेयर, दिस इज एक्चुअली 2t, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये 2t के इक्वल है, तो इसको 2t से रिप्लेस कर देते हैं, 2t एंड माइनस टी एंड प्लस v दैट इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन दैट इज कांस्टेंट, तो t प्लस v दैट बिकम्स टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिल रही हैं पैरेलल एक ही क्वेश्चन के अंदर। एक तो हमें ये पता चल गया कि जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है, हैमिल्टोनियन बेसिकली टोटल एनर्जी के इक्वल है। दूसरा ये पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व्ड है, वो कांस्टेंट इन टाइम है। तो इस टॉपिक के अंदर एक तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव किया है, दूसरा हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है, ठीक है। सम टाइम हम इसको ऐसा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से ये फंक्शन अपीयर हुआ है जिसको हम हैमिल्टोनियन का नाम दे सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? ज़ीरो नहीं किया, इसको जस्ट मैं ले आया हूँ राइट साइड, ये टर्म मूव करके चली गई है राइट साइड, ज़ीरो की इक्वल पुट नहीं किया है। जी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब होगी अगर आपका पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसलिए वो मेंशन किया ना कि ये इम्प्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा। अगर नहीं है, अगर फंक्शन होगा तो तभी, अदरवाइज तो कंजर्वेशन होगी। हाँ, अगर नहीं पोटेंशियल की तो फिर कई एक टाइप्स आ जाती हैं ना, ठीक है। हमने तो सारे डिस्कस की ही नहीं है, तो हमने तो सिर्फ ये टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल ही लिए हैं। पोजीशन डिपेंडेंट है, क्यू डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रिड्यूस कर लेते हैं उसको। हाँ, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो मैं करवा नहीं पाऊँगा, ठीक है। हमारा टारगेट तो था कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम करें, तो उसमें वो रिड्यूस हो जाता है सेंटर ऑफ मास पे, तो हालांकि वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम तो है नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो हमने कंजर्वेशन लॉज किए थे, ठीक है।
तो कुछ बुक्स के अंदर हैमिल्टोनियन और लग्रांजियन मैकेनिक्स में अलग अलग सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस मेथड से ये पैरेलल चल रहे हैं। तो हैमिल्टोनियन में ये प्रूव हो जाता है कि एनर्जी कंजर्व कर रही है, और लग्रांजियन मेथड को भी आपने यूज़ किया कि ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसके अलावा दो और कंजर्वेशन लॉज है जो मैं नहीं करवा रहा, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझना है उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि मैरियन का चैप्टर 1 में ये कंजर्वेशन लॉ है नहीं, लेकिन चैप्टर 1 के अंदर उसने जो एंगुलर वेलोसिटी का सारा टॉपिक कवर किया, जो आइडिया उसने वहाँ पे दिया है वो यूज़ होगा चैप्टर नंबर 7 ऑफ द मैरियन। उसमें उसने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सारा प्रूव किया। लेकिन अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी का आइडिया नहीं है तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसमें जो डायग्राम यूज़ होती है कि वेरिएशन आ रही है एंगल के साथ, तो वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो चैप्टर 1 में टॉपिक सारा दिया हुआ है। पहले वो स्टडी करें, फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ आएँ। हैमिल्टोनियन के थ्रू ये देख लें, ये पहले मैंने हाँ हाँ, और उसकी एक रीज़न ये भी थी कि हैमिल्टोनियन डिफाइन करना था, उसको मैंने एज सच यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे डिफाइन करके अब हैमिल्टन प्रिंसिपल यूज़ करके, हैमिल्टन प्रिंसिपल में इसको एज सच यूज़ करेंगे, एज सच यूज़ करके हैमिल्टन से कैनोनिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो अब आते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशंस की तरफ। अच्छा, मैरियन ने एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है, ना सिर्फ उसने कंजर्वेशन लॉज डिस्कस किए बल्कि सिमेट्री भी डिस्कस की है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं कि कौन सी स्पेस जो है आइसोसिमेट्रिक है, कौन सी टाइम के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक है, ये सारी चीज़ें उसने मैरियन ने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक स्पेस कौन सी है, फिर मोनोजेनिक और होलोनोमिक सिस्टम्स कौन से होते हैं, ये सारी डिस्कशन उसने की हुई है। तो टाइम शार्ट होने की वजह से मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि हैमिल्टन इक्वेशन कम से कम डिराइव करवा के फिर हैमिल्टन्स और लग्रांजियन इक्वेशंस को दोनों को रिलेट कर दूँ थ्रू दी लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। कोशिश करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएं, हाँ, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स अकेले करवाने का फ़ायदा नहीं है जब तक हम राउदियन मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन कर दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप लग्रांज इक्वेशंस नहीं करते। तो इसी तरह से साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, वो तो 1 मिनट में बताए जा सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू जो लग्रांज इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन आती है राउदियन मेथड, वो करवाना ज़रूरी है। ये ले ली स्नैपशॉट, ओके। तो ये स्क्रीन नंबर है 3। Derivation of Hamilton's equations by Hamilton's principle। हैमिल्टन प्रिंसिपल कल करवा चुका, आज इसको यूज़ किया है, और कल वाला लेक्चर आप ले सकते हैं, उसमें पूरी मैंने एक हिस्ट्री बताई है इसकी कि पहले फर्मेट प्रिंसिपल था, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, गाज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये सारे फेजेस से गुजरने के बाद फिर हैमिल्टन प्रिंसिपल आया है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है? हैमिल्टन प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर किसी मैकेनिकल सिस्टम का एक्शन फंक्शनल है तो एक्शन फंक्शनल मिनिमम होने के लिए इसमें जो वेरिएशन है, और एक्शन फंक्शनल अगर डिफाइन करें तो T1 to T2 और L dt दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब हैमिल्टोनियन जो डिफाइन किया है यहाँ पर डेल्टा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने हैमिल्टोनियन डिफाइन किया है
इसकी अनदर फॉर्म लिख रहा हूँ जो आप फाइंड कर सकते हैं, बल्कि आपकी ये असाइनमेंट होगी, आप इसको फाइंड करें। लग्रांजियन को इन टर्म ऑफ टी एंड वी लिख के, टी को फिर हाफ एम आई क्यू आई डॉट स्क्वायर लिख के यार कैलकुलेट करें तो ये बनता है पी आई। ठीक है, ये सारा अगर कैलकुलेट करें तो ये पी आई बन जाता है। तो मैं ये पी आई वाली फॉर्म इसकी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो हैमिल्टोनियन क्या है? हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज पी आई समीशन, सॉरी आई पी आई एंड क्यू आई डॉट माइनस एल। ये लग्रांजियन हैमिल्टोनियन है। तो अब इसको पुट कर देते हैं, यहाँ से लग्रांजियन निकाल के पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करें देन डेल्टा आई वुड बिकम T1 to T2 and delta of what summation I Pi and Qi dot and sorry this one H minus no माइनस H। ये लग्रांजियन की वैल्यू मैंने पुट कर दी है dt। तो अब इसको एक्सपैंड करते हैं फर्दर। जी, तो इसको अगर फर्दर एक्सपैंड करें तो ये जो h है, h किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? h जो है ये अगेन डिपेंड करेगा, जैसे लग्रांजियन हम देखते हैं, लग्रांजियन इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड क्यू आई डॉट। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन के अंदर एक तो आता है क्यू आई, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा क्यू आई डॉट ही है जैसे लग्रांजियन के अंदर है, लेकिन ये इसकी मोमेंटम फॉर्म है। क्यू आई डॉट बेसिकली वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी से आप जो है मोमेंटम के अंदर जा सकते हैं, तो इसको पी आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड पी आई, और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा टी का। ठीक है जी, तो अब इसको अगर एक्सपैंड करें, डेल्टा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा अप्लाई करके इसको एक्सपैंड किया जाए, it becomes integral T1 to T2 summation I Pi and delta Qi dot plus delta Pi into Qi dot। ये तो इसकी एक्सपेंशन हो गई है। अब हैमिल्टोनियन की एक्सपेंशन करते हैं। हैमिल्टोनियन यूँ एक्सपैंड होगा कि एक तो माइनस है, तो पार्शल h बाई पार्शल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई, और फिर एक टर्म इसमें आएगी माइनस पार्शल h बाई पार्शल पी आई इंटू डेल्टा पी आई, और तीसरी टर्म जो है वो टाइम की टर्म आएगी माइनस पार्शल h बाई पार्शल t इंटू डेल्टा टी। तो ये इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा। अब डेल्टा टी को अगेन ज़ीरो पुट कर देते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो ये टर्म मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, जो आखिरी टर्म है, तो ये आपके पास बन जाता है। तो ये मैं इधर ही लिख रहा हूँ इसके साथ ही। तो इसके साथ अगर इसको लिख दिया जाए, इसकी एक्सपेंशन यूँ हो गई है कि माइनस पार्शल h बाय पार्शल पी आई इंटू डेल्टा पी आई इंटू डी टी। डेल्टा टी को अगेन वही स्टेशनरी पॉइंट्स, उसको ज़ीरो किया गया। हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये टाइम, ये देखें ना सेमी कॉलन है, अगेन वो सेमी कॉलन है। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स सिमिलर हैं। सिमिलर टर्म्स यूँ लिखी जा सकती हैं, जैसे ये क्यू आई डॉट और ये डेल्टा क्यू है, इसको सिमिलर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये है नहीं, लेकिन इसको सिमिलर किया जा सकता है। और इसी तरह से जो है डेल्टा पी आई, ये देखें, ये डेल्टा पी आई और ये डेल्टा पी आई, ये सिमिलर टर्म्स है। ठीक है, इनको इकट्ठा किया जा सकता है। तो इन टर्म्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, देन इट बिकम्स इंटेग्रल T1 to T2 समीशन आई एंड फर्स्ट टर्म पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट, और फिर जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को लिखा जा सकता है
प्लस क्यू आई डॉट, इसका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, डेल्टा पी आई और सॉरी डेल्टा पी आई कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई, और यहाँ से जो कॉमन लिया है वो डेल्टा पी आई, और लास्ट टर्म में माइनस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई एंड डी टी। अब ये जो टर्म बन चुकी है, ये दिस वन पहली टर्म, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सिर्फ पहली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, यूवी रूल लगा के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कंसीडर फर्स्ट टर्म ओनली, ये अगर कंसीडर कर लें फर्स्ट टर्म, दैट इज इंटेग्रल t1 टू t2 समेशन आई एंड पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट। जो डेल्टा क्यू आई डॉट है ना, इसको बेहतर है कि मैं यूँ लिख दूँ, ये लास्ट टाइम भी यूज़ किया है, जो था d बाय डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई, ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया लग्रांज इक्वेशन जब डिराइव की थी, और डी टी। तो ये जब बाय पार्ट से अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी आई और डेल्टा क्यू आई फ्रॉम t1 टू t2 माइनस इंटेग्रल t1 टू t2 समीशन आई, और ये आएगा डी पी आई बाय डी टी इंटू डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी। ये बन जाएगा। अब इसके अंदर पहली टर्म क्या है, वो अगेन ज़ीरो है एट एंड पॉइंट्स, स्टेशनरी वैल्यूज़, तो ये ज़ीरो ले लिया जाए तो ये इंटेग्रल बन जाता है t1 टू t2 समीशन आई पी आई डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई डी टी इक्वल्स टू माइनस इंटेग्रल t1 टू t2 समीशन आई डी पी आई लिख लें या पी आई डॉट लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको मैं पी आई डॉट लिख देता हूँ इंटू डेल्टा क्यू आई डी टी। ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं वापस यहाँ पर, सिर्फ इसकी जगह अगर ये रिप्लेस कर दी जाए वैल्यू, देन डेल्टा आई वुड बिकम डेल्टा आई इज इक्वल टू इंटेग्रल t1 टू t2, और ये आ जाएगा समीशन आई इंटू पी आई डॉट डेल्टा क्यू आई, और फिर ये प्लस, बल्कि तो सॉरी माइनस, राइट, यहाँ पर माइनस, ठीक है, और फिर उसके बाद अगली टर्म में प्लस क्यू आई डॉट एंड माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई, और यहाँ पर डेल्टा पी आई, और लास्ट टर्म है माइनस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई, और ये डी टी। तो ये इस तरह से बन गया है, इसको सिंप्लीफाई करके। अब फर्दर इसमें देखें कि जो पहली टर्म और आखिरी टर्म है, इन दोनों में डेल्टा क्यू आई कॉमन है, तो डेल्टा क्यू आई अगर कॉमन ले लिया जाए, ये बन जाएगा इंटेग्रल t1 टू t2 समेशन आई माइनस पी आई डॉट और माइनस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई, और इसी तरह से प्लस क्यू आई डॉट माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई इंटू डेल्टा पी आई इंटू डी टी डेल्टा आई। और अगर हैमिल्टन प्रिंसिपल यूज़ करें, हैमिल्टन प्रिंसिपल के मुताबिक जो डेल्टा आई है वो क्या है, दैट इज़ ज़ीरो, इसको ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल t1 टू t2 समीशन आई
और ये सारा एज सच। अच्छा, अब अगर ये ज़ीरो होना है तो यहाँ पर इंटीग्रैंड का ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंटीग्रैंड को ज़ीरो लेने का मतलब ये है, ये मैं एक स्टेप यहाँ पे भी स्किप कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट्स ऑफ डेल्टा क्यू आई और कोफिशिएंट्स ऑफ डेल्टा पी आई, इनको इंडिविजुअली मैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ, ठीक है। कंपेयर करके आप कोफिशिएंट्स को पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा समीशन आई इंटू माइनस पी आई डॉट माइनस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और उसके पैरेलल में जो दूसरा सम है, सम आई क्यू आई डॉट माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है समीशन आई, सॉरी ये क्या है, ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। जैसे लग्रांज इक्वेशन डिराइव की है लास्ट टाइम, उसमें भी पूरा एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनता है। अगर इसको फॉर अ सिंगल पार्टिकल लिखना चाहते हैं तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल ये बन जाएगा पी आई डॉट इक्वल्स टू नेगेटिव पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई, और उसके कंपैरिजन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू आई डॉट इक्वल्स टू पार्शल एच बाय पार्शल पी आई, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स भी ख़त्म हो जाएगा जब हम सिंगल पार्टिकल के लिए लेंगे। तो ये क्या है, ये वही कैनोनिकल हैमिल्टन्स इक्वेशंस हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिसको यूज़ किया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाने के लिए, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस और जो सिंगल लग्रांज इक्वेशन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो लग्रांज इक्वेशन है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऐसा लग्रांजियन बनाना पड़ता है जिसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और फिर उसके कुछ एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन कर दूं ज़रा जी। हाँ जी, उसमें जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं और वेलोसिटीज़ हैं, उन दोनों को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है और मोमेंटम है, इन दोनों को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट किया गया है। तो कंपैरिजन कहाँ पे आया कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी, और यहाँ पर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी लेने के बजाय मोमेंटम लिया गया है, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा फिर ये है कि जो लग्रांजियन है, ठीक है, क्वांटाइजेशन में उतनी हेल्पफुल नहीं है जितना कि हैमिल्टोनियन अप्रोच है। हैमिल्टोनियन जब आप क्लासिकल सिस्टम को क्वांटम सिस्टम के अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं कि क्वांटाइजेशन के लिए इसको ऑपरेटर बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन लग्रांजियन के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर उस तरह से ऑपरेटर नहीं बनाए जा सकते। ऑलरेडी टोटल एनर्जी उस उधर क्वांटम के अंदर भी, तो ये भी एक दोनों का डिफरेंस है। लेकिन दोनों डिफरेंट अप्रोचेस हैं मैकेनिक्स की, लग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। दोनों को आप जो है प्रॉब्लम्स ऑफ द मैकेनिक्स सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स की खामियां ज़्यादा थी, जो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स ख़त्म की है, कि वो मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता, कि जिसके अंदर वेक्टर्स और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। उसके कंपैरिजन में ये जो मेथड्स हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल या इजी टू यूज़ मेथड आप कह सकते हैं। इसका एक और फायदा ये भी है कि पॉइसन ब्रैकेट में भी ये इस्तेमाल होता है। हाँ जी जी, ये पॉइसन ब्रैकेट के अंदर वेरी यूज़फुल है जो है। उसके बाद एक और फायदा ये है कि पॉइसन ब्रैकेट में भी यूज हो रही है, और जहाँ पे आप इनको कैनोनिकल कह रहे हैं तो ये ही कैनोनिकल क्वांटाइजेशन पे करती है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्लियर होता है कैनोनिकल क्वांटाइजेशन क्या चीज़ है, तो यही क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि Q और P का कम्यूटेटर नॉन जीरो है। Q और Q का कम्यूटेटर नॉन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि Q और Q आपस में कैनोनिकली कॉन्जुगेट नहीं है। Q और P कैनोनिकली कॉन्जुगेट है, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो Q और P समझने एक किस्म का आपस में कपल हो गया। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ कपल हो गया। इस वजह से आप इनको क्लियर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो यही बताता है, वो एट अ टाइम आप मेजर नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को जी। तो कोऑर्डिनेट्स या जो फिजिकल क्वांटिटीज इनको इस तरह लिखी जा सकती
हाँ जी, अब मैं आ जाता हूँ इसकी तरफ। लकीली हमने ख़त्म कर लिया, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आता हूँ। तो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो रिलेट करेगा लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन को, रिलेट तो पहले भी हमने किया है, लेकिन हम देखना चाहते हैं इनकी फॉर्मलिज्म्स और टाइम फंक्शनैलिटी इनकी देखना चाहते हैं कि लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का क्या फ़र्क है। बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं वन साइडेड नहीं है, वन साइडेड नहीं है। हर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही है। मसला लैप्लास और फोरियर के दरमियान है कि फोरियर के अंदर आप किसी वेव फंक्शन को, फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन को फोरियर सम लिख सकते हैं प्लेन वेव्स का, ठीक है। तो वो जो कंप्लीट है उसमें से फिर एक अगर आप निकालना चाहते हैं ना, एक प्लेन वेव निकालना चाहते हैं उस सम में से, लैप्लास में हम निकल सकते हैं, वो फोरियर में निकलती है। इस वजह से हम फोरियर सम लेते हैं। लीजेंडर में एक और चीज़ देखेंगे ना कि अगर दोनों तरफ होने के अलावा, खैर मैं अभी करने वाला हूँ लीजेंडर, उसमें एक और चीज़ देखें कि अगर हैमिल्टोनियन और लग्रांजियन जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हैं टाइम के, ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस सेम हो जाती हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। और अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, दोनों को डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, पोटेंशियल जो हमने चूज़ किया है, ठीक है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। वो लीनियर जबरा क्या है, रिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली लीनियर जबरा इज यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो रिलेट कर देगी सारे काम जी, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में शुरू करता हूँ लग्रांजियन से ही। एक सिस्टम का लग्रांजियन कंसीडर करते हैं। अब मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म, ये जर्नल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर फॉर्म लेके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सॉरी, स्लाइड 5 है, 4 है, 5 शुरू हो गई है। ओके, जी। तो अगर लग्रांजियन देखा जाए एक सिस्टम का, तो लग्रांजियन है t माइनस पी। अब t को आप लिख सकते हैं हाफ एम आई क्यू आई डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ क्यू आई और समेशन ओवर आई। तो ये एक लग्रांजियन है। अब इसका अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, तो क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं फाइंड नहीं कर रहा। सिंपल ये पी आई बनता है अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें। और इसी तरह से अगर आप ये वैल्यू अब कहाँ पे पुट करते हैं, ये लग्रांज इक्वेशन के अंदर जाके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लग्रांज इक्वेशन क्या थी? लग्रांज इक्वेशन ये थी पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये वैल्यू अगर पुट कर दी जाए, यू विल गेट पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई माइनस डी पी आई बाय डी टी इक्वल्स टू 0। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इक्वल्स टू पी आई डॉट। नहीं, मैंने वो ये डी बाई डी टी ऑफ पी आई को पी आई डॉट लिख लिया। ओके ओके, ये यहाँ पर डॉट है, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड
ये यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, हाँ नहीं, लग्रांजियन जो है उसकी फंक्शनैलिटी मैंने शो नहीं की है, ठीक है, मगर पोटेंशियल से पता चल गया है कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है। जी, तो अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद हैमिल्टोनियन कंसीडर करते हैं। हैमिल्टोनियन क्या है? हैमिल्टोनियन इज़ बेसिकली H इक्वल्स टू, अगर देखा जाए इसकी फंक्शनैलिटी, तो ये डिपेंड कर रहा है QI और PI पे, या QI डॉट लिख सकते हैं, QI डॉट दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसको मैं QI डॉट, क्योंकि हमने अब रिलेट करना ना, तो दैट्स वाई QI डॉट के साथ मैं इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया है यहाँ, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन अब वो है जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। अब इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो डिफरेंशियल ले लेते हैं, DH इक्वल्स टू पार्शल H बाय पार्शल QI एंड DQI प्लस पार्शल H बाय पार्शल QI डॉट इंटू DQI डॉट प्लस पार्शल H बाय पार्शल T इंटू DT। अगर ये फंक्शन ना होता टाइम का तो ये टर्म ज़ीरो बन जानी थी, ठीक है, ओके। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक देखते हैं कि हैमिल्टोनियन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने डिराइव किया था, हैमिल्टोनियन की फॉर्म डिराइव की थी, वो फॉर्म ये थी, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, ये लेटर ऑन यूज़ करते हैं। तो वो फॉर्म थी H हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू समीशन I एंड QI डॉट इंटू PI यहाँ पर, लेकिन मैं PI नहीं पुट कर रहा, इक्वेशन 1 से उसको पार्शल L बाय पार्शल QI डॉट पुट कर देता हूँ। तो ये पार्शल L बाय पार्शल QI डॉट एंड माइनस L, ठीक है। तो ये लग्रांजियन की फॉर्म है। अब जी, तो बल्कि वही दूसरी फॉर्म में हम, सॉरी, ये इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। मैं अब बैक फुट पे जा रहा हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि हमने इक्वेशन 1 यूज़ की है, एक्चुअली 1 यूज़ नहीं की, अब यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाता है H इक्वल्स टू समीशन I एंड QI डॉट PI माइनस L, तो ये हैमिल्टोनियन की अनदर फॉर्म बन जाती है। नाउ व्हाट इज दिस? इससे हम वेरी फेमिलियर हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी अपीयर हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इसको नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड, ये वर्किंग जो की है ये मैं बाद में यूज करता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। ये वो रिलेशन है जो हैमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करता है लग्रांजियन में और लग्रांजियन को ट्रांसफॉर्म करता है हैमिल्टोनियन में, ठीक है। वेरी सिंपल रिलेशन है। तो ये रिलेशन पुट जैसे हमने यहाँ पे DH फाइंड किया है, बिल्कुल इसका भी डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो डिफरेंशियल लेके दोनों जो इक्वेशंस आई है दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, इसका डिफरेंशियल लें, तो DH वुड बिकम इक्वल टू समीशन I
तो यहाँ पर ये आ जाएगा, चल क्यू आई डॉट डी पी आई प्लस पी आई इंटू डी क्यू आई डॉट एंड माइनस। अब जो लग्रांजियन है, लग्रांजियन को यहाँ पे ले लेते हैं कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर लग्रांजियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा? तो L के अंदर अब तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक क्यू आई डॉट और T। तो ये एक्सपेंड होगा पार्शियल L बाय पार्शियल क्यू आई इंटू डी क्यू आई माइनस पार्शियल L बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट और माइनस पार्शियल L बाय पार्शियल T इंटू डी टी। लग्रांज इसी को मैंने इसी का डिफरेंशियल लिया है, लेकिन अब फ़र्क क्या है, जैसे यहाँ पर हैमिल्टोनियन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया है, यहाँ पर लग्रांजियन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। हाँ, तो यहाँ लग्रांजियन को आप नहीं कह सकते कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैथमेटिक्स की यही तो ब्यूटी है कि बैलेंस रखना है चीज़ों को आपने। ठीक है, तो जैसे वो इंडाइसेस का बैलेंस है यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे जितने हैं उतने ही राइट साइड पे, बिल्कुल इसी तरह से अगर टाइम डिपेंडेंस लेफ्ट साइड पे ली गई है हैमिल्टोनियन में, तो लग्रांजियन में भी आनी चाहिए टाइम डिपेंडेंस। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो ये बन जाएगा पार्शियल H बाय पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई प्लस पार्शियल H बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट एंड प्लस पार्शियल H बाय पार्शियल T डी टी इक्वल्स टू। अब इसको थोड़ा सा मैं यूँ लिखता हूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग नहीं, तो यहाँ पर समीशन है। तो यहाँ पर ये समीशन है, समीशन ओवर आई, और इसकी अगर राइट साइड देखें तो राइट साइड को मैं थोड़ा सा इकट्ठे कर लेता हूँ कुछ टर्म्स। ठीक है, जैसे कि ये डी क्यू आई डॉट और ये डी क्यू आई डॉट, ठीक है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पर भी समीशन है जो मिस हो गया, ये समीशन पूरे के ऊपर ही है। तो इसको अगर इकट्ठा किया जाए, समीशन ओवर आई इनटू ये पी आई और माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इनटू डी क्यू आई डॉट, ये तो टर्म्स लिख ली हैं। इसके बाद और कोई ऐसी टर्म जिसमें इकट्ठा हो सकता है, और कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें इसको इकट्ठा लिखा जा सकता है। तो फिर बाद में प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई और थर्ड टर्म माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई एंड माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी इंटू डी टी। जी, तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करते हैं दो कोफिशिएंट्स का, जैसे हैमिल्टन्स इक्वेशन डिराइव करने में कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पर डी पी आई इसके कोफिशिएंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, और इसी तरह से जो डी क्यू आई के कोफिशिएंट्स, लेकिन डी पी आई जो है वो हमने यहाँ पे डी पी आई के कोफिशिएंट्स कंपेयर
इक्वेशन 1 से पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट की जगह पहले पी आई पुट कर देते हैं। तो अगर ये इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज़ कर लें, यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 यूज़ करके ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर टर्म ज़ीरो हो जाती है, वी लेफ्ट विद समीशन आई पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई डॉट एंड डी क्यू आई डॉट एंड प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल टी डी टी, दैट इज इक्वल्स टू summation I, and here we left with qi dot dpi minus partial L by partial qi dot and dqi and minus partial L by partial t dt। ये इक्वेशंस बन जाती हैं। अब यहाँ पे कौन से कोफिशेंट्स कंपेयर हो सकते हैं? कोफिशेंट्स जो है वो कंपेयर हो सकते हैं, एक तो डी क्यू आई के लेफ़्ट और राइट साइड पे, और इसी तरह से जो डी क्यू आई डॉट है, ठीक है, डी क्यू आई डॉट और डी पी आई, ठीक है, ये सिमिलर थिंग्स ही हैं, ठीक है, इनको कंपेयर किया जा सकता है। और इसी तरह से जो डी टी है इस डी टी के साथ कंपेयर हो सकता है, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोफिशेंट्स, कोफिशेंट्स कंपेयर करने से we have partial h by partial qi would become equal to minus partial L by partial qi dot। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर इसको डी क्यू आई डॉट को इसके साथ कंपेयर किया जाए क्यू आई डॉट के साथ, तो क्यू आई डॉट में से मैं यूँ करता हूँ, इसको डी क्यू आई डॉट लिख लेता हूँ और एम आई यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये कंपेयर होके बन जाएगा एम आई क्यू आई डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई। और देन जो यहाँ पर तीसरी चीज़ आ जाएगी वो है पार्शियल एच बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। तो ये क्या थी? ये तो सिंपल हैमिल्टोनियन और लग्रांजियन का आपस में रिलेशन था, लेकिन ये इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही हैं ये ऐसी ही इक्वेशंस हैं जैसे कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन है, इसको आप लीजेंडर कैनोनिकल इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं, जो कि लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन को आपस में रिलेट कर रहा है थ्रू क्यू आई एंड क्यू आई डॉट। सिमिलरली यहाँ पर क्यू आई डॉट और क्यू आई। और यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पर टाइम डिपेंडेंस पता चल रही है, ठीक है। अगर टाइम डिपेंडेंस ज़ीरो हो तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और टाइम डिपेंडेंस हो तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और दोनों के अंदर टाइम डिपेंडेंस इक्वल फुटिंग पे है, दोनों में कोई टाइम डिपेंडेंस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और उसकी रीज़न जो अभी हमने डिस्कस कर ली है, इन केस हम ये लग्रांजियन को तो ना लेते टाइम डिपेंडेंट, सिर्फ हैमिल्टोनियन को लेते, ठीक है, तो इस रिज़ल्ट पे हम नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। ये रिज़ल्ट सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब दोनों के अंदर हमने टाइम डिपेंडेंस इंक्लूड की है, हैमिल्टोनियन में भी और लग्रांजियन में भी, ठीक है। एक तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है। और अगर मैं अब स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ डेरिवेशन, लेकिन लिख देता हूँ जस्ट रिजल्ट डी एच बाय डी टी इक्वल्स टू पार्शियल एच बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। ये दोनों में फ़र्क भी है। लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में जो हैमिल्टोनियन है वो बेसिकली क्या है? वो टोटल एनर्जी है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव और उसका टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल है, लेकिन लग्रांजियन का नहीं है। लग्रांजियन का क्यों नहीं है? पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट अगर हो गया तो उस सूरत में लग्रांजियन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, टोटल डेरिवेटिव लेके वो इक्वल नहीं आ सकता।
यहाँ पे ये चेक कर लें, हमने क्यू आई डॉट ये जो पहली इक्वेशन लिखी है ये डी क्यू आई के कोफिशिएंट कंपेयर किए, दूसरी इक्वेशन लिखी है डी क्यू आई डॉट के, तो ये एम आई क्यू आई डॉट दैट इज इक्वल टू पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई डॉट। अच्छा देखें, इस तरह की मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स का सिंपल एक ही रूल मैंने तो आज तक पढ़ा है कि आप डायमेंशनली बैलेंस कर लें। अगर डायमेंशनली बैलेंस नहीं है इक्वेशंस तो इसका मतलब है देयर इज सम मिस्टेक। डायमेंशंस, टाइम, मास, लेंथ, एमएलटीज, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली टाइम का डिफरेंस आ जाना था। अगर टाइम का डिफरेंस आ गया है तो वो इंसर्ट कर लें। पार्टिकल फिजिक्स में हम यही करते हैं ना, सी और एच को 1 ले लेते हैं, तो सी और एच को 1 लेके बाद में डायमेंशनली बैलेंस करके जहाँ सी की ज़रूरत पड़ती है सी पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है सी स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो दीज आर कैनोनिकल, लीजेंडर कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। और यहाँ पर टाइम डिपेंडेंस पता चल रही है कि अगर टाइम डिपेंडेंस आ भी जाती है उस सूरत में भी जो पहले मैंने प्रूव किया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके मुताबिक डी एच बाई डी टी वुड बी इक्वल टू पार्शल एच बाई पार्शल टी, बट डी एल बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू पार्शल एच बाई पार्शल टी या डी एच बाई डी टी। तो यहाँ पे माइनस हो रही है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि डी एल बाई डी टी नहीं आ सकता, टोटल डेरिवेटिव ऑफ द लग्रांजियन नहीं आ सकता। तो टोटल डेरिवेटिव इसलिए नहीं आ सकता कि लग्रांजियन अगर देखें वो टी माइनस वी है, ठीक है। इफ़ वी इज़ टाइम डिपेंडेंट तो उसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल नहीं आएगा, लेकिन एच तो एनर्जी कंजर्वेशन को शो कर रहा है ना, तो टोटल एनर्जी दोनों सूरतों में एक जैसी ही रहेगी। और इसके बाद ये है जी, हाँ फिजिकल डिस्क्राइब नहीं कर रहा सिस्टम को, बिल्कुल। जी लग्रांजियन देखना पड़ेगा, अगर उसके अंदर टाइम फैक्टर है, ठीक है, तो फिर आपको ये यूज़ करना होगी, ये यूज़ करना होगी, ये यूज़ करना होगी इक्वेशंस, ठीक है। ये कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी। अगर उसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं है, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल से हमने डिराइव किए कैनोनिकल हैमिल्टन इक्वेशंस है, वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लग्रांजियन अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं तो लग्रांजियन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दिस वन ये यूज़ कर लें, ठीक है। या फिर जो पहले सबसे पहले ये डिफाइन की थी, जिसको मैंने बाय डेफिनेशन हैमिल्टोनियन कहा था, ठीक है, तो ये यूज़ कर लें, इससे भी आ सकता है। तो लेकिन अब लग्रांजियन पे डिपेंड करेगा कि लग्रांजियन के अंदर टाइम है नहीं है। जस्ट लाइक दिस वन, हाँ ये अगर लग्रांजियन है तो ये वही चीज़ है ना, ये देखें आपने क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लेना है ना, लग्रांजियन है आपके पास, ये नाउन है, यू वांट टू फाइंड हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, लग्रांजियन का क्यू आई डॉट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट आपका यहीं पे पहुँच जाता है जी। तो टाइम है हमारे पास अभी 15 मिनट है। मैं चले साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये ले ली स्नैपशॉट।
डॉक्टर आलम साहब मुझे पता चला था उन्होंने आना है जी। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जर्नलाइज कोऑर्डिनेट की ही एक शक्ल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ, ये मैं जर्नली डिस्कस नहीं करता। एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी लग्रांजियन की, लाइक लग्रांजियन ऑफ द फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का लग्रांजियन क्या है? हाफ m q डॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन का लग्रांजियन देख लिया जाए तो हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस k e स्क्वायर सॉरी ओवर r। तो ये एक r नहीं, इसको मैं q i कहूँगा, सॉरी नॉट r, q। ये है इलेक्ट्रॉन के लिए लग्रांजियन लिखा गया और ये फ्री पार्टिकल के लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? एक तो पोटेंशियल का है, लेकिन पोटेंशियल मैटर नहीं करता है कि पोटेंशियल है या नहीं है। असल चीज़ मैटर करती है कि जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट और साथ जर्नलाइज वेलोसिटी है। यहाँ पर ओनली जर्नलाइज वेलोसिटी है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। तो ऐसे लग्रांजियन ऐसे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जो लग्रांजियन में मिसिंग हो, उनको साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हम एक टेक्निक के थ्रू यहाँ पे लेके आएंगे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है आपको जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, सिर्फ उसकी वेलोसिटी है। तो वो टेक्निक क्या है? वो है राउदियन मेथड, यानी कि यूँ समझ लें लग्रांजियन के अंदर हमने एक मॉडिफिकेशन करनी है, जो मॉडिफाइड फॉर्म है लग्रांजियन की, जिसके अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेट रिमूव हो जाएगा, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो, ठीक है। तो उस मेथड को राउदियन मेथड का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करें ये राउदियन मेथड मेरे ख्याल, या हाँ चलो फाइनल मैं लग्रांजियन पहले लिख देता हूँ। अब ये जो लग्रांजियन है, ठीक है, तो जो एक नया लग्रांजियन है, ठीक है, उसको हम सपोज कर लेते हैं L दैट डिपेंड्स ऑन जर्नलाइज कोऑर्डिनेट QI डॉट another coordinate which is called cyclic coordinate QC, और यहाँ पे QC नहीं है, ओनली QC डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको QC डॉट का फंक्शन ही लूँगा एंड टाइम t, ठीक है। अगर ये लग्रांजियन कंसीडर करके आप सारा हैमिल्टन प्रिंसिपल अप्लाई करें, जैसे मैंने यहाँ पर हैमिल्टन प्रिंसिपल अप्लाई करके ये फॉर्म डिराइव की, तो इसी तरह से आप एक फॉर्म डिराइव करें तो वो फॉर्म क्या बनती है? वो बनती है R इक्वल्स टू L माइनस P C Q C डॉट। मैं फर्दर इसको लिख दूँ एज ए फंक्शनैलिटी। ये जो R है ये फंक्शन है QI डॉट और QC डॉट या PC इसको कह सकते हैं, क्योंकि QC और PC इक्वल फुटिंग पे। तो T इक्वल्स टू लग्रांजियन जो है वो यही अभी जो हमने सपोज किया है, ये डिपेंड कर रहा है QI डॉट और QC डॉट और T पे। यही तो एक्चुअल वो है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो QC यहाँ पे नहीं है, QC जैसे QI है इसी तरह QC भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो वो क्या है? वो इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये फॉर्म बन जाती है जस्ट लाइक हैमिल्टोनियन, ये उसका अल्टरनेटिव फॉर्म कह लें आप। यहाँ पे H क्या है? हैमिल्टोनियन। R क्या है? R इज कॉल्ड राउदियन। This is another function
which leads या which control the motion of the mechanical system. तो राउदियन डिराइव करने के बाद बिल्कुल इसी मेथड से जो इससे पहले मेथड किया था, कैनोनिकल इक्वेशंस डिराइव की थी, ठीक है। तो कैनोनिकल इक्वेशंस डिराइव हो सकती हैं, और अगर कैनोनिकल इक्वेशंस डिराइव की जाए, मैं फाइनल फॉर्म लिख रहा हूँ, वो है पार्शल आर बाय पार्शल क्यू आई, that is equals to pi dot, and the other equation is partial r by partial qi dot, that is equal to pi, just like Hamilton's equations, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे और हैमिल्टन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे qi डॉट एंड t, और हैमिल्टन इक्वेशन डिपेंड कर रही थी सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, या वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, लेकिन जब हमने उनकी कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल इक्वेशंस बनाई हैं, इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक राउदियन मेथड का बेनिफिट है कि अगर कोई भी ऐसा लग्रांजियन आ जाता है जिसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो, तो उस पे बजाय इसके कि आप हैमिल्टन इक्वेशन अप्लाई करें, आपको अप्लाई करनी चाहिए राउदियन इक्वेशंस। तो राउदियन इक्वेशन से आप इक्वेशंस ऑफ मोशन इजीली बना सकते हैं। जी, एक और लास्ट पॉइंट है कि जैसे लग्रांज इक्वेशन है, इसकी फॉर्म लग्रांज इक्वेशन की तरह की है, तो इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो क्या है, पार्शल आर बाय पार्शल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर बाय पार्शल क्यू आई डॉट, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी एनालॉजी है एक लग्रांज इक्वेशन के साथ। तो इसके अंदर दोनों फीचर्स आ गए हैं, हैमिल्टोनियन का भी और लग्रांजियन का भी। जी चलें जी, अब इसको कंक्लूड करते हैं। जितना हमारा टारगेट था गो कि हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आई थिंक आपने तो लर्न किया ही होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें लर्न किया है, जो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आए, कमेंट्स आए। तो इसमें 3 चीज़ें हमने की हैं। सबसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स की है, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैंने 2 चीज़ें करवाई हैं। एक तो ये है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाना, इक्वेशंस ऑफ मोशन फोर्सेस को देख के कैसे बनाई जा सकती है और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो लग्रांज और हैमिल्टन फॉर्मलिज्म है, इसमें सिर्फ मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाना बताई हैं, उसको सॉल्व करना नहीं बताई, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए फिर वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम किस तरह का है। QFT भी यूज़ की जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स से भी यूज़ की जाती है अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं। क्लासिकल सिस्टम्स हैं तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी यूज़ की जा सकती है, या क्लासिकल मैकेनिक्स। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, फ्लूइड डायनामिक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, लग्रांजियन मैकेनिक्स का और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का, तो इसका कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक ये मार्कर है, इसकी नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है या कि इसकी वेव नेचर है। तो दोनों को आप अलग अलग रख के अगर उनसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, उससे इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाना चाहते हैं, मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस हैं कुछ। अब लिमिटेशंस क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि वो माइक्रो स्केल पे जाके फेल हो जाती है। माइक्रो स्केल के ऊपर जाके फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिकल, या जो मैंने उस दिन डोमेन लिखवाई थी। और अगर न्यूटोनियन और लग्रांजियन का कंपैरिजन किया जाए तो न्यूटोनियन के अंदर हमें फोर्सेस की वेक्टर नेचर देखना पड़ती है, और लग्रांजियन के अंदर या इवन हैमिल्टोनियन के अंदर वेक्टर नेचर नहीं देखना पड़ती। इसके अंदर ये सिंपल एक स्केलर फंक्शन है, एनर्जीज हैं, या लग्रांजियन एनर्जी तो नहीं है लेकिन ये एक स्केलर फंक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं हमें मेंशन करना पड़ती। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। और फिर
न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आपको ना सिर्फ इंटरनल फोर्सेस बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी देखना पड़ती है। यहाँ पे आपको कोई ऐसी फोर्सेस नहीं देखना पड़ती है, ठीक है। सिर्फ आपने सबसे जो टर्निंग पॉइंट होता है या सक्सेसफुल पॉइंट होता है आपका कि आप लैग्रांजियन मैकेनिक्स कब कर सकते हैं, अगर आपको लैग्रांजियन डेवलप करना आता है। अगर लैग्रांजियन डेवलप करना सीख गए हैं तो आपको एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लैग्रांजियन डेवलप करके पुट करें इक्वेशंस के अंदर, बेशक उससे हैमिल्टोनियन पहले बना लें, हैमिल्टन्स इक्वेशंस यूज़ कर लें, लैग्रांजियन बना लें, लैग्रांज इक्वेशन यूज़ कर लें, तो वहाँ पे आपको फिर फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि जो हमने कल किया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और फिर उसके बाद डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल, वर्चुअल वर्क ने तो कुछ फोर्सेस को, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट, उसको मिस कर दिया था, लेकिन डी लम्बर्ट ने उसको भी इंक्लूड कर लिया। और उसको इंक्लूड करके जब उसने देखा कि पाथ मिनिमाइज कब हो सकता है, तो ना उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का साम लेके जब हमने देखा, दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हाँ, अगर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस या सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखी जाएं तो वो पाथ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो यूँ कह लें कि जो हैमिल्टन प्रिंसिपल हमने किया उसके डी लम्बर्ट प्रिंसिपल, उसमें बिल्ट इन प्रॉपर्टी ये आ गई थी कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों का इफेक्ट शामिल है। एक ये इसमें डिफरेंस है न्यूटोनियन और जो लैग्रांज मैकेनिक्स के अंदर है। अब लैग्रांज और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तो यही है कि जो अली ने भी डिस्कस किया कि इन इक्वेशंस को देख लें या इवन इन इक्वेशंस को देख लें तो ये कैनोनिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्यू आई और पी आई डॉट या क्यू आई डॉट और पी आई, ठीक है, दोनों एक ही सिंगल इक्वेशन के अंदर आ रहे हैं। और इससे ये भी पता चल रहा है कि इनको एट अ टाइम मेजर नहीं किया जा सकता अगर क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएं। क्लासिकली तो किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इनको कैनोनिकल, हाँ जी, कैनोनिकल की टर्म इसलिए इस्तेमाल हुई और मुझे अफसोस है कि मैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं करवा पाया। तो इसमें बुक में अगर देखें चैप्टर 6 गोला, बिल्कुल, अच्छा, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लाजमी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैरियन ने डिस्कस नहीं की, मैरियन ने सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया इस पर, ठीक है, लेकिन गोल्डस्टाइन ने इसको काफ़ी डिटेल से इन डेप्थ पूरा एक चैप्टर जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे मौजूद है, ठीक है। तो उसको लाजमी पढ़ें, जिसके अंदर पॉइसन ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ठीक है, और हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन या हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है, ठीक है, जो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिकली टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फेज स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, इसका फ़र्क पता होना चाहिए। अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं तो आप कभी भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हैमिल्टोनियन हमने डेवलप कर लिया है, हैमिल्टोनियन के बाद साइक्लिक कोऑर्डिनेट आ गई, साइक्लिक कोऑर्डिनेट के थ्रू हमने राउदियन बनाया, लेकिन राउदियन भी कंप्लीट नहीं है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में जब हम देखते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसको खैर इतना यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। कॉमनली हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर हम इसी को हैमिल्टोनियन के थ्रू फिर इक्वेशंस ऑफ जो मोशन है उसको सॉल्व किया जा सकता है। जी, एनी क्वेश्चन? जी, न्यूटन्स लॉ, फिर उससे लैग्रांजियन डेवलप किया, लैग्रांजियन से फिर हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से फिर राउदियन और राउदियन से कैमिल्टोनियन। ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये फुली सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन। जब हैमिल्टन जैकोबी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में तो सेटिस्फाई होती हैं, पॉइसन ब्रैकेट की हद तक होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं सेकंड पॉइसन थ्योरम में, पॉइसन जैकोबी थ्योरम में, इसके थ्योरम्स हैं पॉइसन ब्रैकेट के, ठीक है। जो सेकंड थ्योरम है
जो कि जहाँ से डेवलप होना शुरू हुई हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम इसकी बहुत सारे फीचर्स देखते हैं तो ये फुली सेटिस्फाई नहीं होती इक्वेशन, ठीक है। तो दैट्स वाई वहाँ पे हैमिल्टोनियन भी फेल हो जाता है, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है हैमिल्टोनियन की। यानी कि जो टर्म कोई मिसिंग होती है किसी इक्वेशन के अंदर, जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क था वो मुकम्मल था, हमें नज़र आ रहा था कि उससे मिनिमम पाथ डिराइव हो रहा है, लेकिन उसकी खामी क्या थी, उसके अंदर कंस्ट्रेंट फोर्स नहीं थी। कंस्ट्रेंट फोर्स का फैक्टर हमने उसकी टर्म ऐड की तो फिर भी पाथ मिनिमाइज ही हो रहा था, ठीक है। तो इट मीन्स के पॉसिबिलिटी थी। सिमिलरली ये हमें कंप्लीट नज़र आ रही है इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अब लैग्रांजियन हमें मुकम्मल नज़र आता है, यहाँ आपके सामने पॉसिबिलिटी निकल आई है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ उस वक्त आती है जब हम इसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करके देखते हैं। थ्योरी तो डेवलप हो गई है, थ्योरी की वैलिडिटी क्या है वो डिफरेंट प्रॉब्लम से पता चलेगी। जी है नहीं क्वेश्चन? चले जी, अब यह है कि आप हमने तो जितना शेयर कर सकते थे किया है और आपकी तरफ से बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है, लेकिन यह है कि ग्रुप हमारा जो बना हुआ है उस पर डिस्कशन जारी रखें और टाइम टू टाइम कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन हुई, वो लाजमी शेयर करें, ठीक है। और उसमें हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। और एक ये जो फॉरम डेवलप हो गया इस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और वो उसमें रिसोर्स पर्सन्स भी हम कोशिश करेंगे कि और लोग शामिल करें, जो डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्टीज़ हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, तो पूरी एक कोलैबोरेशन डेवलप की जाए, ताकि इसका जो मेन हमारा मकसद था एक नॉलेज शेयरिंग, और जो हम बहुत पीछे रह गए हैं फिज़िक्स या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो इस फ़र्क को, इस गैप को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। आप देखें कुछ लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो अच्छे अदारों में जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए ये भी गो के एक अच्छा अदारा है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे अदारे से पढ़ा है तो वो अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, उससे लाजमी फ़ायदा लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू।